बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में आप सबका खैर मकदम है और हमारे साथ इस वक्त बराजमान हैं जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब, खावर घुमन साहब और हसन अयूब खान साहब, सारे के सारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, और मैं अशफाक इसाक सत्ती। अब कल से जो इंडिया हमने थोड़ा सा मैंने तस्करा किया था, लेकिन अब ये इंडिया मिल चुका है कि हॉर्मुज़ के बाद अब खलीज में जंग का नया महाज जो खुलने जा रहा है, दैट इज़ बाबुल मंदब। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो छठे दिन भी अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर बमबारी की गई, और पहले ये कहा जाता था कि ये बमबारी महदूद है जो फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, जो उनकी निगरानी की साइट्स हैं उनके ऊपर, मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनके ऊपर, या फिर जो इसके साथ साथ रडार का सेटअप है उसके ऊपर। लेकिन इस बार जो टारगेट किया गया वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया गया, और उसके नतीजे में हमने ये देखा कि जो बिजली की फराहमी है वहाँ पर मुनक़ता हुई। उस पर ईरान का जो रिएक्शन है वो सामने आया सबसे पहले कि ईरान अर्जेस सिटीजन्स टू कट इलेक्ट्रिक यूज़ आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स। और फिर ये बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि हमारी जंग ईरानी अवाम से नहीं है, हमारी जंग ईरान की रजीम से है जिसका तख्ता उलटने में अमरीकी और इसराइली नाकाम रहे। और अगले हफ्ते का एक इंदिया दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब ऐसा इन्होंने हमारी बात ना मानी मुज़ाकरात की मेज़ पर, जिससे अमरीका खुद उठ के भागा था। अगर ईरानी उस पर वापस ना आए तो फिर उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिजेस को निशाना बनाएंगे, लेकिन ये निशाना उन्होंने पहले ही बना दिया है। और वहाँ पर मसला ये है कि 120 डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर आपकी बिजली की फराहमी भी मुनक़ता हो तो सोचें लोग और शहरी किस अजियत से गुजर रहे होंगे। ये मामलात अपनी जगह है। फिर उसके साथ साथ ज़रा अगर हम ये तस्करा करें तो बंदर खमीर एक ब्रिज है उसको निशाना बनाया गया, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को, ईरान शहर एयरपोर्ट, फिर चाबहार मैरी टाइम ट्रैफिक कंट्रोल रडार, केशम आइलैंड इस पर भी अहवाज़ एक जगह है, बुशहर जहाँ पर आपको पता है रशियन पावर प्लांट्स जो हैं उनको भी निशाना बनाया गया, यानी कि उनके करीब बमबारी की गई है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि शहरी इलाकों में अमेरिका की जानिब से अब बमबारी की जा रही है, और यह मामला फौजी तनसीबात तक महदूद नहीं रहा। ये एक पहला नुक्ता है जो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। दूसरा मामला, अब ईरान क्या कर रहा है। ईरान ने कह दिया जी कि अब हमने एक तो जब आप इस मुज़ाकरात की मेज़ से भागे तो पहले बंद कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, क्योंकि आपने तमाम तर जो ये MOU के 14 नकात थे उनमें से बेशतर नकात की आपने खिलाफ वर्जी की है। आपने सैंक्शंस हम पे फिर से लगा दी, लबनान का महाज आपके सामने खुला है, इसराइल को आप कंट्रोल करने में नाकाम रहे। साथ ही साथ हॉर्मुज़ के कंट्रोल के हवाले से जो हम चाह रहे थे उस तरीके से आपने हमारी बात नहीं मानी, और आप यहाँ पर इलाकाई थानेदार बन के बैठे, लिहाजा हॉर्मुज़ बंद हुआ। उसके ऊपर अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी लगाई। अब ये जो हमले इसके बाद हौसियों को जो पैगाम भेजा है कि जी बाबुल मंदब को आप क्लोज कर दें। वाई इज बाबुल मंदब सो इंपॉर्टेंट? बाबुल मंदब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तरसील होती है दुनिया के 25% तेल और गैस की, तो ये वो इलाका है जहां से भी अच्छी खासी परसेंटेज है। देयर इज अ मैप ऑन योर स्क्रीन, आप ये देख सकते हैं। एक जानिब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, दूसरी जानिब रेड सी में बाबुल मंदब एक छोटी सी घाटी है, यहां से सप्लाई भी जाती है, और यहां पर से आगे जाके सुएज कैनाल के जरिए यूरोप को सप्लाई होती है। यहां से 7 मिलियन बैरल कुछ इत्तलात के मुताबिक 8 मिलियन बैरल, कभी 4 मिलियन बैरल, लेकिन यहां से सप्लाई होती है। अब यहां पर इशू क्या है? इशू ये है कि जब ये मामलात इस तरह से ख़राब हुए थे पहले, तो फिर ये एक सऊदी अरेबिया की जानिब से भी एक ऑल्टरनेट पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई गई है, जो इस सारे इलाके को 1200 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाईपास करते हुए, यानी कि इसी साइड से बाईपास करते हुए रेड सी में जाती है, और वहां से फिर ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो अगर ये मामला यूरोप की साइड का हो तो फिर तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर यहां से ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान या किसी और मुल्क को होती है, देन दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। क्योंकि पाकिस्तान ने फिर इस हवाले से कहा था कि पाकिस्तान सीक्स सऊदी ऑयल रूट वाया रेड सी पोर्ट एज हॉर्मुज़ क्लोजर थ्रेटन्स सप्लाईज। तो फिर यह है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से कहा था कि ये येनबू जो पोर्ट है इसके जरिए हमें सप्लाई की जाए। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि अगर ये मामलात होते हैं और अगर हौसीज इसमें आके कूद पड़ते हैं और अगर बाबुल मंदब की बंदिश होती है तो फिर गल बहुत वध जाएगी। तो ये सूरत हाल हमने आपको सारी बता दी कि सिचुएशन इस वक्त है क्या, चैलेंजेस हैं क्या।
मईशत हमारी किस तरह से मुतासिर हो सकती है, तो पाकिस्तान इस हवाले से क्या करेगा, किस तरीके से इन मामलात को हैंडल करेगा। और जिस तरीके से हमने इससे पहले देखा कि अवाम ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं जब इस तरह का कोई फैसला होता है, क्योंकि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जब कोई बेटरमेंट होती है तो नहीं आता, लेकिन जब मुश्किलात होती हैं तो सबसे पहले इजाफा अवाम पर मुंतकिल किया जाता है। तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम शहजाद साहब, जो कि वज़ीर ख़जाना के एडवाइज़र हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस खुर्रम शहजाद साहब। मेरे साथ हमारे दीगर साथी भी हैं, लेकिन पहला सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ कि चैलेंजेस अब दोबारा से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एक तो फ्यूल के हवाले से कल भी कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का ख़त भी गया था, फिर उसके बाद एक मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से आया कि ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन एक तो ये बताएं कि क्या इस बात का अंदेशा और खदशा है कि कीमतें आज बढ़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, जो चैलेंजेस हैं, जो खित्ते की सूरत हाल हम देख रहे हैं, इससे निमटने के लिए और आवाम को कम से कम मुतासर करने के लिए आपकी हुकूमत की क्या तैयारियां हैं? जी बहुत शुक्रिया इशफाक, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। इसमें देखें, पहली बात तो ये कि मैं ये आपको नहीं अभी बता सकता कि कीमतें बढ़नी है कम होनी है। रात को ये इसका फैसला होगा और आप देखेंगे जैसे हर वीक होता है, और जो भी कीमतें आई होंगी वो नीचे हों या ऊपर हों आपको नज़र आएंगी। उसमें चेंजेस या हो सकता है चेंजेस ना हो, ये आपको रात को इंशाल्लाह पता लगेगा। इसको मैं अभी तो कोई कमेंट नहीं कर सकता, बट ओवरऑल जो आपने सिचुएशन देखी है पिछले 2 हफ्ते में, उसमें दोबारा से जो है आपको पता है एक्सचेंज ऑफ फायर्स हुए हैं और बहुत एक्सट्रीम पे हुए हैं, और उसकी वजह से आप देखें ऑयल की जो कीमतें हैं वो $70 के पास आ गई थी। वो दोबारा से अब जो ब्रेंट ऑयल है, दुनिया का जो बेंचमार्क है, वो $85 पे चला गया है। $85-86 पे इनफैक्ट है, अभी ट्रेड कर रहा है। और जो WTI जो अमेरिका का जो बेंचमार्क है, वो तकरीबन कोई $81 के पास चला गया दोबारा, वो भी आ गया था $70 के पास। और इसके साथ साथ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेट्रोल और डीजल की जो बैनुल अक़वामी कीमतें हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो दोबारा बढ़ गई हैं और वो भी नीचे आ गई थी। लेकिन वो फिर भी इशफाक में आपको बताऊं कि प्री वॉर लेवल्स पे नहीं आई थी। जंग से पहले जो कीमतें थी वो फिर भी नहीं आई थी। क्रूड ऑयल कुछ हद तक आ गया था, लेकिन क्रूड ऑयल से जो सारी ये पेट्रोल डीजल बनता है उसकी कीमतें नीचे नहीं आई थी, क्योंकि हम तो मोस्टली रिफाइंड मंगवाते हैं ना, हमारे पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सारा मंगवा के उसको प्रोसेस कर सकें। जी 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 बिल्कुल। देखें 85%, तकरीबन 85% हिस्सा जो हम इस्तेमाल करते हैं ना एनर्जी का और ये फ्यूल्स का, ये सारा बाहर से आता है 85%। तो नेचुरली कीमतें जो बाहर से आती हैं वो हम ऐड करते हैं। और सिर्फ हमें नहीं, वो आपको पता है पूरे रीजन में उसका एक इम्पैक्ट है। हर जगह जो भी इंपोर्ट करता है एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा, ऑफ कोर्स उसको ये असर पड़ता है। और हमारे यहाँ देखिए कीमतें, मैं थोड़ा सा, अगर मुझे एक और आप 30 सेकंड दे दें, मैं आपको बताता हूँ जो कीमतें गई थी ना पेट्रोल की कीमत गई थी इशफाक, आपको याद होगा 458 रुपये आई थिंक गई थी पर लीटर, और डीजल की कीमत 520 या 521 रुपए के करीब गई है। जो नीचे आई है ना कीमतें पिछले, आप अगर ये देखें कि इस जो लास्ट जो बढ़ाई गई कीमत, इससे पहले तक पेट्रोल 35% नीचे आया जो 161 रुपया बनता है पर लीटर, और डीजल और फिर आ गया था 297 के पास 458 से, और डीजल जो है वो 520 रुपए पर लीटर चला गया था, 521 रुपया, और वो नीचे 309 रुपए पे आ गया था। और वो उसमें तकरीबन 211 रुपए की कमी की गई थी, जो कि 41% बनती है। लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है जो जंग से पहले से साहब, लेकिन मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, ये आप कह रहे हैं कि 41% कीमतें नीचे आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वफाकी हुकूमत लेवी की मद में अच्छे पैसे कमा रही थी और आज भी कमा रही है। मुझे याद है लीडर ऑफ द अपोजिशन होते थे चौधरी निसार अली खान साहब, नवाज शरीफ साहब की उस टाइम अपोजिशन में थी, पार्टी हुकूमत में नहीं थी, तो वो कहते हैं ये गुंडा टैक्स है, ये पीपल्स पार्टी ने जो ये टैक्स लगाया है ये गुंडा टैक्स है, और ये गरीब के यानी जो है ना वो जेब के ऊपर डाका है। और ये अक्सर वो खुद भी कई दफ़ा पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके थे। चौधरी निसार अली खान साहब एक आपको मालूम है कि बड़ी मोतबर शख्सियत थी। आप लोगों ने यानी उस टाइम भी 41% के ऊपर भी लेवी जो है वो ले रहे थे, तो अभी को लेवी कम करना है क्योंकि कीमतें तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब इसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो फिर हुकूमत जो लोगों के जेबों के ऊपर डाका डाल रही है, इस डाके को थोड़ा कम करेगी या अपने खजाने को भरना है या अपने जो टैक्स आदाफ है उनको पूरा करने के लिए पुराना ही सिलसिले को जारी रखा जाएगा? प्लीज सर। देखिए, मैं एक तो ये कि आपको ये बताता चलूँ और आपको भी ये पता है, आप थोड़ा सा अगर देख लें पिछले 4 महीने में कि लेवी किस तरह से कम भी की गई है, किस तरह से जीरो भी की गई है, और किस तरह से फिर दोबारा से उन लेवल्स पे लाई गई है जो पहले थी। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं कि अगर आप पहली हफ्ते की बात करें, जब जंग शुरू हुई 28 फरवरी ऑनवर्ड्स,
पहले हफ्ते में कीमतें बढ़ी ही थी पाकिस्तान में, आपको याद होगा। उसके बाद 3 हफ्ते तक कीमतें फ्रीज कर दी गई थी, नहीं बढ़ाई गई थी, रोक दी गई थी। तो वो कहां से, और इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ती जा रही थी और जंग तो तूल पकड़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें 3 हफ्ते तक नहीं बढ़ाई गई थी। तो वो कहां से फंड हो रहा था? वो लीवी को जो है ना वो बिल्कुल जीरो कर दिया गया था, लीवी को बिल्कुल कम कर दिया गया था। लीवी को दोनों प्रोडक्ट्स पे सेल्स टैक्स तो वैसे भी 4 प्रोडक्ट्स पे नहीं है, आपको पता है 18%, उसकी कोई बात नहीं करता, वो सेल्स टैक्स तो बिल्कुल नहीं है 4 प्रोडक्ट्स पे, लेकिन लीवी जीरो कर दी गई थी 3 हफ्ते तक। तो क्या इंशाल्लाह आज रात को भी ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि लेवी जीरो है सर? लेवी आज रात को जीरो कंप्लीट करने दें मुझे, उम्मीद रखें सर। 129 अरब की सब्सिडी दी गई, उसके बाद जिसमें 100 अरब रुपया पीएसडीपी से काटा, फिर सूबों के साथ मिलके मोटरसाइकिलिस्ट को, ट्रांसपोर्टर्स को, एग्रीकल्चर को, रेलवे के किराए में नहीं इजाफा हुआ, सबको सपोर्ट दी गई जितना किया जा सकता था। हम फंड प्रोग्राम में हैं और लेवी को भी नीचे किया गया है, जीरो भी किया गया है और दोबारा से बढ़ाया गया है। लेकिन रिसेंटली आप देखें दोबारा से लेवी को कम किया गया था पेट्रोल पे 66 रुपए थी, अभी भी 80 रुपए नहीं है पूरी, और डीजल पे जो है 80 रुपए। तो लेवी तो देखते हैं, जो वॉर से पहले की लेवीज थी वो लेवीज वही हैं, टैक्सेस जो थे वो वही हैं, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज होती हैं। ये तो कीमत ऊपर नीचे हो रही है, कीमत का मेन इम्पैक्ट है, आप प्लीज इसको ध्यान में रखें। जो लीवीज और टैक्सेस होते हैं पूरी दुनिया में होते हैं, लीवीज और टैक्सेस, बल्कि सेल्स टैक्स भी होता है, पाकिस्तान में सेल्स टैक्स है ही नहीं। बिल्कुल सही है तो जी खुरम भाई, आपका आर्गुमेंट सामने आ गया, आपने दुनिया का जिक्र किया। एक जो तनकीद हो रही है इकोनॉमिस्ट फारूक सलीम साहब हों, आपके साहब का कुलीग पाकिस्तान जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो 3-4 ममालिक का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं जंग शुरू होने से पहले और अभी तक अब जो आजकल के जो वहाँ पे जो कीमतें हैं, ख़ासतौर पर बांग्लादेश का जिक्र होता है, श्रीलंका का, इंडिया का जिक्र होता है कि उन ममालिक ने तमाम, ये ज़ाहिर है सारे ममालिक अपनी एनर्जी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इम्पोर्ट ही करते हैं, गैस हो, ऑयल हो। तो उन्होंने वो ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज किया और ये शॉक एब्जॉर्ब किया आवाम के लिए, जबकि हमने वो उस अंदाज से, हमारी हुकूमत ने वो शॉक एब्जॉर्ब नहीं किया। और ये तवातर के साथ वो सारे अदाद शुमार वो उसके वो एक्स के ऊपर भी और अखबारात के अंदर कॉलम भी लिखे गए। तो हमारे से मिसमैनेजमेंट कहाँ पे हुई कि हम आवाम को वो जो एक सेफ गार्ड है वो प्रोवाइड नहीं कर सके, जो कि हमारे जो रीजनल ममालिक है उन्होंने किया। सर सेफ गार्ड तो दिया ना, अब मुझे बताएं मिसमैनेजमेंट कहाँ हुई है, ये बताएं मुझे। मैं खुरम साहब वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हम आपके सामने एक अदादो शुमार रखें तो जब जंग शुरू हो गई तो पाकिस्तान ने एक मेजर, हमने कोई ऑयल प्राइसेस के अंदर इंक्रीज किया, जबकि बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका के अंदर वो इंक्रीज नहीं की गई थी। नहीं सर की गई, सर की गई। आप इंडिया में का बांग्लादेश उठा के देखें, इंडिया से बांग्लादेश में हुआ, एक कंट्री को उठा रहे हैं आप, इंडिया को 700 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं उसके, अगर उसने एब्जॉर्ब किया और उसके इलेक्शन भी आ रहे थे, पॉलिटिकली उसने उसको एब्जॉर्ब किया, उसके बाद क्या किया इंडिया ने आपको पता है? 3 महीने बाद आपको पता है अभी इंडिया ने जो कीमतें बढ़ाई हैं, आपको ये पता है? उसने, आपको पता है गोल्ड बाइंग पे उसने कहा कि जी गोल्ड बाइंग ना करें, हमारे रिजर्व्स चले गए। आपको पता है इंडिया की करेंसी कहाँ गई है? वर्स्ट करेंसी है, और इन्फ्लेशन देखें कितनी हो रही है। लेकिन खुरम साहब यहाँ पर इशू पता है क्या है? यहाँ पर इशू दरअसल ये है, इशू ये है कि यहाँ पर लाइनें लगना, वो सारी चीजें अपनी जगह। मेरी यार सुन लें, यहाँ पर मसला दरअसल ये है। जी जी प्लीज। देखिए इंडिया के पास 700 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, आपके यहाँ कितने रिजर्व्स हैं? 18.5 बिलियन डॉलर आज हुए हैं। इसमें कसूर अवाम का ये किसका है? नहीं सर मेरी बात तो सुन लेना, आप देखिए पॉकेट तो वही है ना जी, पॉकेट तो देखनी पड़ती है ना। इंडिया में पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी हैं, एलपीजी का आपको पता है कितनी शॉर्टेज हुई है? घरों में जो खाने बनते हैं ना सर, वो नहीं बने, आपको पता है, जिसकी वजह से एलपीजी के गैस स्टेशन पे और पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी हैं, शॉर्टेजेस हुई है वहाँ। हमारे यहाँ शॉर्टेज कोई एक भी आपने देखी नहीं? अच्छा खुरम साहब मैं एक चीज जरा ऐड करना चाहूंगा, प्लीज जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मिनट। आईएमएफ प्रोग्राम में बांग्लादेश ऑलरेडी था, शुरू में कीमतें नहीं बढ़ाई, तो आईएमएफ प्रोग्राम में जाके आईएमएफ को दोबारा रिक्वेस्ट की बांग्लादेश ने कि हमें और मजीद फंडिंग दें। पाकिस्तान ने आईएमएफ से गुजारिश की कि मजीद फंडिंग दें हमें। ये खुरम साहब हमारे पास 3 हफ्ते के, सर मेरी बात सुने ना, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज लिमिटेड होने के बावजूद कीमतें बढ़ाई और कम भी वैसी की। और दूसरी बात यह है कि आपको पता नहीं है सर, बाइकर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को, जो हमारा मुतवस्सित तबका है या हमारा वो तबका जो डिजर्व करता है, उसको सपोर्ट दी गई ना, थोड़ी दी गई। जितने रिसोर्सेज थी वो थी, हर महीने 2000 रुपए दिए गए बाइकर्स। सर ये क्रेडिट वफाकी हुकूमत का नहीं है, सूबों ने भी ये बोझ उठाया है। खुरम साहब माजरत के साथ, ये आप खुद क्रेडिट ना लें,
इसमें सूबों ने भी कंट्रीब्यूट किया है, मैं तो कह रहा हूं केपी के लिए भी किया है। अब वो सारी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, एडी भी सर मतलब वो ना करे। सर या तो मेरी बात सुने खुरम भाई, या तो सारा लोगों के साथ मिलके किया है। अच्छा, फेडरल ने पहले क्या किया, अब सुन ले मेरी बात। सारा फेडरल ने 129 अरब की सब्सिडी दी, नंबर 1 पहले वो खुद से दी ना, उसके बाद सूबों को शामिल किया उसके अंदर, सूबों ने भी भरपूर साथ दिया। उसके बाद आप देखें फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी जो पेट्रोल मसला ये है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, नीचे कर दी। मेरा मसला ये है कि जब आप बजट में जब आप टैक्स एक जगह से पूरा नहीं कर पा रहे, द क्वेश्चन है, लेट मी स्पीक प्लीज ना, लेट मी स्पीक, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू, लेकिन लेट मी स्पीक प्लीज, लेट मी स्पीक। ये बजट में जब आपके पास आप टैक्स नेट को पेट्रोल अपना कट किया, फेडरल गवर्नमेंट ने 50% गाड़ियां ग्राउंड कर दी। खुरम साहब, ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स थे ना, इससे कितना परसेंट आपको फायदा हासिल हुआ? मेरा सवाल यहाँ पर ये है, साहब जरा एंकर की बात सुन ले। खुरम साहब, लेट मी स्पीक। और पार्लियामेंट की जो सैलरीज हैं वो कट की, उनको तो आप पूरी बात करें ना। देखें फेडरल आप तक आवाज पहुंच रही है, हमारी नहीं पहुंच रही। खुरम साहब, किया जहां पे दे सकते थे वहां पे दिया, उनको हियरिंग प्रॉब्लम हो गया सर, सुनने का समाज क्योंकि दुनिया में मैनेज नहीं हो पाया। ये सब प्रायोरिटी की सप्लाई ली। अब ये देखें ना सर, मेरी बात सुने, जब आप यहाँ पर मसला ये है कि आप टैक्स उस तरीके से एफबीआर की कैपेसिटी इश्यूज की वजह से या किसी भी वजह से जब वहां से टैक्स नेट को वसी नहीं कर पा रहे, इसहाक डार साहब अभी तो इकोनॉमी को उस तरह से नहीं देख रहे, लेकिन वैसे वही देख रहे थे, तो अब ये सारा का सारा एटीएम मशीन लेके सारा उससे खींचा जा रहा है पैसा आवाम से और उसको फिर जस्टिफाई किया जा रहा है इससे। मुझे जरा इसमें ये बता दें कि अब ये जो कह रहे हैं कि ये फार्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज करके आप रोजाना की बुनियाद पे इसका तयन करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का, तो आप इसकी तस्दीक करते हैं कि ऐसा ही होगा या सर? नहीं? पहले तो मैं ये बता दूं, जो आपने वो तमहीद बांधी है कि खींचा जा रहा है, ऐसा नहीं है सर। बात यह है कि जो टैक्सेस हैं वो वही हैं जो जंग से पहले थे और बीच में टैक्सेस में कमी की कि यू कैन गो ऑन द स्ट्रीट और आप ये आम लोगों को ये चीज समझा रहे हैं कि ये जो बात कर रहे हैं आप, जवाब देने दें, नॉट जस्टिफाइबल। ठीक है, चलें। सर देखिए, आप अपनी अगर लाइन बोल देंगे और मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, उसके बीच में इंटरप्ट करेंगे, तो सर फिर वो डिबेट कैसे होगी? मुझे इन्फॉर्म्ड डिस्कशन कैसे होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो तमीद बांधी है ना कि जी जो है वो सारा बोझ डाला जा रहा है, ऐसा नहीं है सर। जो कीमतें नीचे आई थी ना लेटेस्ट 75 रुपए, जो लास्ट 74 रुपए पास ऑन किए गए थे, वो एक्चुअली 60 रुपए बनते थे। और 15 रुपए 14-15 रुपए टैक्स लेवी को कम करके। इस वक्त लेवी कितनी है? लेवी एक पे 80 रुपए, एक पे 76 है आई थिंक पेट्रोल पे, तो ये 80 रुपए भी पूरी नहीं है। और ये क्यों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सर लेवी तो वही है ना जो पहले थी और बाद में हमने। लेकिन है क्यों? सती साहब, मैं आपको बताऊं, जो शहद और दूध की नहरें बह रही हैं इस वक्त, आपने बाहर जाके देखे, यहाँ पर तो लोग जो है ना वो अपने जो है कैंस लेकर चले गए हैं, वहां पर जेरी कैंस में भर रहे हैं। और सर एलपीजी का जो आप तस्करा कर रहे थे ना, मैं आपको बताऊं, आपकी कीमत आपने रखी हुई है कोई 241 रुपए, आम मार्केट में आम आदमी से जाके पूछे 500 रुपए की गैस नहीं मिल रही, तो आप इस तरीके से लोगों को उस हाल तक पहुंचा दिया है। और सुन ले जी सर, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ओगरा मामे ने ਜਿਹੜੇ बैठे जी सर, अरबां रुपए की लुटमार उत्थे हुई, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ अजे। ये मुझे खुरम साहब बता दें उन्होंने क्या हरकत की है कि इंपोर्ट जो थी वो इंटरनेशनल फोर्सेस जो है उन्होंने डिक्टेट करनी है एलपीजी की प्राइस। इन्होंने क्या किया है, जो 241 रख दी है उसमें इंपोर्ट को डाल दिया, बाहर से कोई माल दे नहीं रहा, मार्केट यहाँ ड्राई हो गई है। वो जो इनके एजेंट्स हैं, सुई गैस, पीएसओ, फलां जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, वो इनको चिट्ठियां लिखते जा रहे हैं कि भाई हमें माल मिल नहीं रहा, तो मेहरबानी करके इंपोर्ट को इससे निकालो। खुरम शहजाद साहब, यहाँ हमें मुझे ये बता दें आप, वी आर ऑल ईयर टू हियर टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप बिल्कुल माइंड ना करें, मुझे 1 2 3 करके बता दें कि इस गवर्नमेंट ने प्रो पीपल प्रो पुअर कितने इकदाम किए हैं जो अवाम एक्नॉलेज करें। नंबर 2, इकॉनमी को इम्प्रूव करने के लिए आया लाहौर में, गुजरांवाले में, सियालकोट में, कराची में, मुझे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा दिखा दें जो इंडस्ट्री बंद करके नहीं भाग रहा। तो आप लोग कर की रहे हो? तुसी व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? अवाम दुश्मन आप इमेज बना रहे हैं अपना। हम चाहते हैं कि यू शुड लुक लाइक ए प्रो पीपल गवर्नमेंट, विच इज नॉट हैपनिंग। आई एम सॉरी। अच्छा सर, मैं जवाब दे दूं अब? हाँ, तो किस बात से किया क्या है जी? आपने कहा कि किया क्या है। सर देखें,
जो मैं दोबारा बता देता हूं कि गवर्नमेंट ने शुरू में एक कीमत पास ऑन की, उसके बाद 3 हफ्ते तक कीमत नहीं पास ऑन की। उसके दरमियान में फेडरल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर अपने खर्चों को कम किया, जिसमें 100 बिलियन रुपया पीएसडीपी से काटा। उसके अलावा 29 अरब ऑलरेडी बजट में था, वो वहां से जो है वो पूरा किया नॉन ईआरई। उसके अलावा जो है 129 अरब ये था, फिर अपने को अलग किया, गाड़ियों को ग्राउंड किया। फिर फेडरल गवर्नमेंट ने सूबों के साथ मिलके एक और प्लान किया जिसमें सूबों ने कंट्रीब्यूट किया। आवाम के लिए चॉइस पूछ रहे हैं जनरली के आवाम के लिए, तो बता रहा हूं मैं जनरली क्यों बात करते हैं, स्पेसिफिक पे बात करते हैं ना, जनरली क्या होता है स्पेसिफिक पे बात करते हैं। सर मुझे बोल देने देना प्लीज। देखिए आप सारे मिलके अगर आप अपने अपने सवाल कर लेंगे और मुझे जवाब नहीं देने देंगे तो सर फिर वो इन्फॉर्म चीजें होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए फिर फेडरल गवर्नमेंट ने सूबों के साथ मिलके भी प्लान किया, और जहां पे जितना कर सकते थे बाइकर्स के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ, एग्रीकल्चर फार्मर के साथ, और जो है रेलवेज के थ्रू ये किया ना सर। उसके बाद देखें एक क्राइसिस मैनेज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम से बाहर आए। आंसर वी हैव ऑलरेडी गॉट योर आंसर। जो चॉइस आप पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दें। जनरली व्हाट आर यू डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सर मैं बात रहा हूं ना, देखें मैंने आपको स्पेसिफिक्स बताए कि जहां पे जो तबके को सपोर्ट कर सकते किया। फिर आप देखिए बजट पे आ जाता हूं मैं। अच्छा सर ये बताएं कि पिछले बजट पे आ रहे हैं, जवाब देने देना। बजट के अंदर मैं आता हूँ। बजट आपने देखा है सर, आप लोग सबने बजट देखा है। बजट के अंदर सैलेड के क्लास के लिए मुराद आई है सर, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो है टैक्स कटौती हुई है, एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स की कटौती हुई है, फाइनेंसिंग 4.5% पे अवेलेबल है आज एक्सपोर्टर्स को, कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग में कमी की है, एग्रीकल्चर के लिए फुल सपोर्ट दी है। आपने देखा ना बजट कैसा आया है, मेजॉरिटी जो है एसोसिएशंस की तरफ से, सबकी तरफ से कितना अच्छा फीडबैक आया है। आपने देखा ना सर बजट, सैलरी क्लास को भी फायदा हुआ है, ग्रोथ का भी एस्पेक्ट रखा है, और साथ में जो है अपनी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी की है। और तीसरी बात, बीआईएसपी के अंदर 17% ग्रोथ है सपोर्ट की एक उस तबके के लिए हमारे जिसको जरूरत है। तो ये आम आदमी के लिए है ना सर। और इंडस्ट्री अगर बेहतर होती है, अच्छी इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप देखिए 5G ऑप्शन में $500 बिलियन तीनों कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। पीआईए के अंदर लोकल ग्रुप्स ने $1.2 बिलियन डाले अपनी जो है वो ऑप्शन में, और प्राइवेटाइज किया है। पीआईए को लोकल ग्रुप लेके गया है। लोकल ग्रुप इन्वेस्टर आप कह रहे हैं इंडस्ट्रियल छोड़ के जा रहा है, वो तो इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में, वो तो पाकिस्तान के एसेट्स ले रहा है। उसके अलावा जो है 5G का ऑप्शन हो रहा है, तीनों बड़ी कंपनियां आके $500 मिलियन जो है $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। उसके अलावा BYD आया है, उसके अलावा AD पोर्ट्स आया है, गूगल अपना ऑफिस खोल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब IMF के प्रोग्राम को खैराबाद कहने की पोजीशन में आ चुके हैं। अब IMF को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और फिर हम जो है अपने मुल्क अपने ही वसाइल से चला सकते हैं। जरूरी बात है इतनी इन्वेस्टमेंट जो आ गई है। तो ये मैं खाली कह रहा हूँ कि अब हमें IMF की जरूरत तो नहीं है ना, अगले महीने से हम खुदाफिज कह सकते हैं उनको। जी देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए IMF का एक प्रोग्राम चल रहा है ना, उस प्रोग्राम की एक टेनर होता है, उसको पूरा करना होता है, बीच में से थोड़ी भागना होता है। यही तो प्रॉब्लम नहीं है हमारी 23-24 प्रोग्राम्स में कि हमने एक आध प्रोग्राम से पूरा किया है। पूरा प्रोग्राम हम करते नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स का प्रोग्राम फॉलो नहीं करते, पैसे लेते हैं, प्रोग्राम छोड़ के चले जाते हैं, फिर यही होता है। सर हम थोड़ा सा स्पेसिफिक्स में आ जाते हैं। इस वक्त जो हमारे पास जो अदाद शुमार हैं आप लोग के हुकूमत के दिए हुए, कि जो 2022 में हमारी एक्सपोर्ट्स थी, हम 2026 में उससे पीछे आए हैं, आगे नहीं बढ़े। मैं राइट? मैं इसमें वो गलत नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। कल सारे आपके अपने अच्छा आगे क्या हमारा जो इस वक्त ट्रेड डेफिसिट है वो $40 अरब का है कि नहीं है? सर नहीं है ऐसा सर, मैं आपको जवाब दे दूं सर, मैं जवाब दे दूं। आपको सारे दादो शुमार लिखे हुए अखबार के अंदर मैं आपको बता तो रहा हूं, आपको बात मानने का अच्छा मुझे चल ठीक है आपने कह दिया नहीं आपका जवाब में। अब एक और सवाल, क्या मुल्क के अंदर गुर्बत के अंदर इजाफा हुआ या कमी हुई है? सर मुझे जवाब देने देंगे? नहीं हाँ इसका मुझे सिर्फ इसका मतलब ठीक है, आपने इनकार कर दिया, गुर्बत में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? सर इनकार कब किया मैंने? जवाब तो देने दें, मैं दूं जवाब। जी प्लीज जी दे दें प्लीज। सर देखें आपने बात की है करंट अकाउंट डेफिसिट की ना सर, 2022 में $17.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, $17.5 अरब का। अच्छा। आपको पता है आज स्टेट बैंक ने नंबर रिलीज किया है, क्या करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता है? आप नंबर बताएंगे मुझे? आपने देखा नंबर? आप शेयर करें ना प्लीज। $200 मिलियन का। अच्छा $200 मिलियन। इंडस्ट्री ये कितनी बंद है आपको पता है? पिछले साल से इंडस्ट्री क्या चली है? आपने आप बताएं सर हम तो कहना कुछ हुआ ही नहीं। आपके अपने दादो शुमार है, वी हैव नॉट, हमारी माइनस के अंदर, आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आप माइनस के अंदर गए, वापस माइनस में जा रहे हैं आपको। सर मैं नंबर बताऊं आपको? जी प्लीज। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है ना सर, वो 6.5% पे ग्रो कर रही है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। सर ये 6.5% पे ग्रो कर रही है, जाके नंबर हैप्पी कर रही है, आप कह रहे बंद हो गई, तो फिगर नंबर दे रहा हूं।
आपको पता है प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट की कितना ऑफटेक है? 1 खरब रुपए से ऊपर है प्राइवेट सेक्टर ऑफटेक। आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफटेक कितना है? मैं ये कह रहा हूं कि जो सारी बातें कर रहे हैं अगर कि ये दुरुस्त है, अगर ये दुरुस्त है सेक्टर में, मैं आपको पता है फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना है? ये सारा कुछ है, लोग जारी कर शहर भर रहे हैं। खुरम भाई अगर ये सारा कुछ हो रहा है, वो जो बड़े-बड़े जो है ना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम पे क्यों नहीं आ रहा? आवाम क्यों रुल रहे हैं? आवाम क्यों परेशान है? बाहर जाके आप किसी से बात करें, नोबडी इज हैप्पी। फैक्ट्स पे बात करें ना। नहीं फैक्ट्स में ट्रिकल डाउन लोग शायद कैसी बात कर रहे हैं आप? सर चैलेंजेस हैं ना, किसने कहा कि चैलेंजेस नहीं है? इन्फ्लेशन के मसले हैं, गुर्बत के मसले हैं, सोशल सेक्टर्स के मसले हैं, आउट ऑफ स्कूल बच्चा हमारा है, हेल्थ केयर का प्रॉब्लम है, सब है ना मसले। मैंने मसलों से इनकार नहीं किया, लेकिन जो आप फैक्ट्स की बात करें वो फैक्ट्स की बात करें। आप कह रहे हैं इंडस्ट्री बंद हो रही है, मैं आपसे अभी मैंने आपको बताया कि लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, उसके साथ फॉरेन इन्वेस्टर ऑफिसेस खोल रहे हैं अपने। खुर्रम शहजाद साहब मुझे एक बात बताएं कि क्या आपका टैक्स नेट जो है, आपका टैक्स का निजाम ठीक है? खुर्रम साहब आपका टैक्स का निजाम ठीक काम कर रहा है? मुझे ये बताएं। फिर वही बात है, आप जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि इसमें प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको ठीक कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स हैं उसी की वजह से आपने ये जो लेवी है वो जरा दिखाइएगा स्क्रीन पे कि 95 रुपए, बल्कि फी लीटर पेट्रोल पर आए टैक्सेस की कुल रकम 95 रुपए है। ये डॉन अखबार ने रिपोर्ट किया है, और डीजल पर 101 रुपए के टैक्सेस हैं। तो आप अंदाजा करें, और ये किस वजह से, ये आवाम से क्यों वसूल किए जा रहे हैं, उस पे आप कह देते हैं कि जी जनरली प्रॉब्लम्स मौजूद है। सर मैं आपको अब मेरा जवाब भी सुन लेंगे। और वो प्रॉब्लम्स इसलिए है कि जहां से टैक्स वसूल करना है वहां से गवर्नमेंट वसूल नहीं कर पा रही, या एफबीआर वसूल नहीं कर पा रहा। फिर वही बात है सर, मेरी बात तो सुन लेना आप, मैं जवाब दे दूं किसी चीज का। देखिए आपने जो फिस्कल डेफिसिट की बात की उसका मैं छोटा जवाब दे दूं, फिर इस पे आता हूं। फिस्कल डेफिसिट जैसे उन्होंने कहा ना कि 22 में कितना था, मैंने 17.5 बिलियन डॉलर बोला, वो एक्चुअल फैक्ट है। आज जो है वो 200 मिलियन डॉलर है। उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट जो आपके खर्चों का और आपकी आमदन का तवाजुन बिगड़ा हुआ होता है, वो 8% था, रिकॉर्ड हाई पे 8%। आज कितना है पता है आपको? इस साल का 3%। आपने रिकॉर्ड लो फिस्कल डेफिसिट किया है ताकि खर्चे कंट्रोल हो, टैक्सेस सही जगह से। और आज आपने ब्रॉडनिंग की है, रिटेल पे टैक्स लगाया है आपने। आपको पता है ना रिटेल स्कीम आई है, उस पर टैक्स लगाया है, रिटेल के टैक्स कोई नहीं लगा सका था। आपको पता है ना कितनी फेल हुई है। किस तरह से लगाया है? अपनी मर्जी से आप कुछ देते हैं और उसके बाद खुश ना 1% या कितना? नहीं ऐसा नहीं है सर ऐसा नहीं है। फिर आप सुन लेना, पूरा फिर प्रोग्राम करते हैं रिटेल पे। आप कहें तो मैं पूरा प्रोग्राम आपके करता हूँ। जाते जाते खुर्रम भाई बता दें कि गुर्बत में इजाफा हुआ है कि कमी हुई है? मैं पहली